नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हारून। स्वराज करियर में आज बात करेंगे नर्सिंग कोर्स के बारे में। जी हां, नर्सिंग एक ऐसा करियर है जो उन व्यक्तियों के लिए एक ढेर सारे अवसर प्रदान करता है जो स्वास्थ्य देखभाल और दूसरों की मदद के प्रति जुनूनी हैं। भारत में कई नर्सिंग कोर्सेस हैं जो विभिन्न एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। आज हम भारत में उपलब्ध विभिन्न नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, मिडवाइफरी और अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं। ज़्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिसोदिया जी, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सिसोदिया जी, पहला सवाल मेरा यही कि नर्सिंग है क्या? बच्चों के सामने एक रहता है नर्सिंग क्या है, 12वीं पास करने के बाद कैसे नर्सिंग में एडमिशन लें? सबसे पहले तो मैं भाभा विश्वविद्यालय की ओर से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। नर्सिंग एक हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें लोगों की हेल्थ के बारे में काफ़ी केयर करना, प्रिवेंशन, कई चीज़ों की बीमारी की रोकथाम करना। कई ऐसी चीज़ें होती है, बीमारी का इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता पर उसका प्रिवेंशन या उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं, इससे आगे और गंभीर बीमारी ना हो। तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस किया जाता है। उनमें देखभाल करने का एक अहम रोल नर्स का होता है, जो एक नर्सिंग कोर्स करना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। सिसोदिया, नर्सिंग का भविष्य कैसा है? इस कोर्स के लिए छात्र क्या कर सकते हैं? कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कर सकते हैं छात्र? नर्सिंग का भविष्य अभी देखा जाए तो काफ़ी डिमांड में चल रहा है आफ्टर कोविड में काफ़ी लोगों ने देखा कि जहां डॉक्टर हर चीज़ जब पीछे हट रहे तो वहां पे नर्स एक फ्रंट फुट पे आके उनने काफ़ी लोगों की केयर की, मदद की। क्योंकि उस समय हॉस्पिटलों में कोई स्टाफ ना होकर नर्सिंग जो स्टाफ था उनने काफ़ी केयर प्रोवाइड किए, जिसके कारण नर्सिंग को काफ़ी अहम भूमिका मिली। और इसमें कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, मास्टर डिग्री है, कई सारे कोर्स करके अभी हम अपने फ्यूचर सेव कर सकते हैं। ऐसा मेडिकल फील्ड होती है जिसमें आप ट्रेनिंग प्लस जॉब दोनों भी कर सकते हैं। वीर जी, जिस तरीके से देखा जाए इसमें कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग, एएनएम और कई सारे कोर्सेज होते हैं, कौन कौन कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिग्री और डिप्लोमा है जो छात्र कर सकते हैं? जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे एएनएम नर्सिंग कोर्स होता है, 2 ईयर का होता है, ये भी एक डिप्लोमा है। जिसमें फिर जीएनएम होता है 3 ईयर का, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद आता है 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग। ये इसके बाद आता है आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है 2 ईयर का, जो जेएनएम आउट स्टूडेंट पोस्ट बेसिक करते हैं। फिर में मास्टर डिग्री भी होती है, एमएससी नर्सिंग होता है, जिसमें कई स्पेशलिटी होती है, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और कई सारी ऐसी ब्रांचेस होती है। और उसके बाद आफ्टर पीएचडी भी आप कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बच्चे 10th पास करने के बाद 11th और 12th में कौन से कोर्स लें, जिस तरीके से कोई मैथ लेते हैं, कोई बायोलॉजी लेता है, तो नर्सिंग करने के लिए छात्रों को कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें? जी, ये अहम विषय उसी समय बनता है जब स्टूडेंट 10th 11th में आता है। को पेरेंट्स के लिए प्रॉपर गाइड हो तो वो अपने बच्चों को कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय वो निर्धारित करता है कि उसको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम यदि अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप एक मेडिकल फील्ड में कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप एमबीबीएस कर सकते हैं और पैरामेडिकल कोर्स है। ये जितने भी मेडिकल फील्ड के सारे कोर्स आप फाइट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इसलिए आपको बायोलॉजी लेना जरूरी है। अगर जैसे कोई छात्र मैथ लिया या फिर कॉमर्स लिया या अदर किसी सब्जेक्ट्स अपने 11th या 12th किया है और बाद में नर्सिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या एबिलिटी रहेगी, किस तरीके से वो नर्सिंग कर सकता है? जी, इसके लिए यदि अगर वो 12th में कॉमर्स या आर्ट कोई अदर सब्जेक्ट से है तो इसके लिए डिप्लोमा ईयर जेएनएम कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन मिल सकता है। जेएनएम में यहाँ सवाल यही पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि मैथ अगर किसी छात्र ने लिया है तो वो डायरेक्ट जेएनएम में एडमिशन ले सकता है और उससे वो नर्सिंग का छात्र बन सकता है? जी बिल्कुल, वो जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, उसमें एडमिशन ले सकता है और नर्सिंग का छात्र बन सकता है। छात्र आई में किसी भी सब्जेक्ट जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होते हैं, उनके जॉब का संकट रहता है कि इस पढ़ाई को करने के बाद किस तरीके से भविष्य उनकी संभावना रहेंगी, क्या जॉब उन्हें मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, तो नर्स किस तरीके से छात्रों का भविष्य देखता है? इसमें संकट तो रहता है सभी को, लेकिन जब हम एडमिशन लेते हैं तो कम से कम क्या है कि हम ऐसा टीचर तो गाइड किया जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि सबके मन में डाउट होता है यदि आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया तो अब आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। इसमें क्या है, लेकिन जॉब प्लस प्लेसमेंट भी हो जाता है। मैं खुद बाहर यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर हूँ, क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे यहाँ एक बैच पास आउट हो चुका है, जो प्लेसमेंट भी हो चुका है और प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी जॉब कर रहे हैं। और इसमें आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी इजीली अभी मिल जाती है। इसमें कई सारी वैकेंसी आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। इसमें आपको 100% जॉब गारंटी भी मिल जाती है।
वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, नर्सिंग करने का कई लोग समझते हैं कि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो केवल नर्स तक ही सीमित रहेंगे। क्या नर्सिंग कोर्स के बाद और भी संभावनाएं बनती हैं छात्रों के जीवन? जी, नर्सिंग करने के बाद इसमें कई सारी फील्ड होती है हमारी। इसमें आप बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। जैसे ऐसा बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स किया है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट में, वहाँ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आप अच्छी जॉब मिल सकती है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अच्छी जॉब मिल सकती है। और आप ऐसा टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, चाहे हॉस्पिटल में ऐसा स्टाफ जा सकते हो। कई सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें फिर मास्टर डिग्री होती है जिसमें आप एक टीचिंग में पर्टिकुलर एक प्रोफेसर के लेवल पे आ जाते हो। फिर इसमें आप पीएचडी करके डॉक्टरेट हो जाते हो। इसमें और कई सारे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है जिसमें एमबीए किया जाता है। तो उसके ऐसे ऑप्शन कई अदर सेक्टर में भी आपको मिल जाते हैं। वीरेंद्र जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि टॉप नर्सिंग कोर्स कौन कौन से हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नर्सिंग कोर्स हैं उनमें सबसे टॉप नर्सिंग कोर्स कौन कौन से माने जाते हैं? सबसे अच्छा कोर्स तो नर्सिंग तो है। इसमें यदि आप डिग्री करें तो वो बेस्ट माना जाता है। मैं मेरे हिसाब से बेस्ट लेता हूँ, क्योंकि वो आफ्टर 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट किया जाता है और इसमें आपको 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस डिग्री मिल जाती है, जिसमें आपको आफ्टर 4 ईयर आराम से एक जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाता है। इसमें आप गवर्नमेंट की भी तैयारी आप कर सकते हो। और यदि अगर आपको कुछ और आगे करना है तो आप उसमें आफ्टर एमएससी नर्सिंग भी करते हो। इसके साथ मास्टर डिग्री आ जाती है जिसमें आपको काफ़ी स्कोप मिल जाते हैं। आप बीएससी या मेडिकल या फिर उसके बाद पीजी आप कर सकते हो और आपको फॉरेन जाने के चांस बन सकते हैं। आप आराम से इजीली गवर्नमेंट की इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हो। वीरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नर्सिंग करने के बाद कई सारे वर्क जाते हैं, जॉब के कई अपार संभावना रहती हैं छात्रों के जीवन में, लेकिन यह सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ने अगर बीएससी नर्सिंग किया है, एमएससी किया है और वो नर्स बनना चाहता है या फिर या कहें प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? यदि अगर बीएससी नर्सिंग या आफ्टर एमएससी भी किया है तो वो हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकता है और टीचिंग फील्ड में रहेगा तो ऐसा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे भी जॉब कर सकता है। क्या प्रोफेसर बनने के लिए एमएससी पर्याप्त है कि इसके बाद भी कोई और कोर्सेज छात्रों को करने पड़ता है? फिलहाल तो एससी पर्याप्त है जिसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। कई छात्रों के सामने ये संकट रहता है, उन्होंने जिस तरीके से बीएससी किया है वो बायोलॉजी से किया है या फिर अदर किसी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन अब नर्सिंग में आना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नर्सिंग के लिए यदि अदर फील्ड है तो आप सिर्फ डिप्लोमा कर सकते हो, पर यदि अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो तो आप बीएससी नर्सिंग चूज करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें आप आसानी से नर्सिंग में ग्रोथ कर सकते हो। छात्रों के सामने एक संकट ये भी रहता है कि वो 12वीं पास करने के बाद कॉलेज या विश्वविद्यालय की ओर रुख करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि सबसे अच्छा कॉलेज उनके लिए कौन सा रहेगा, किस कॉलेज में क्या खासियत रहेगी, पढ़ाई उन्हें किस तरीके से करनी चाहिए कॉलेज पहुँच के। अभी का देखा जाए तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाती है कि कॉलेज कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, क्योंकि आज के समय में वो यदि एक विजिट भी कॉलेज को आके करते हैं तो कम से कम उनको गाइडेंस काउंसलिंग मिलती है। हम भाभा विश्वविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस अभी हमारी जारी है, तो हम भी एक बार स्टूडेंट को कहते हैं कि आप एक बार आके विजिट जरूर करें ताकि वहाँ पे हम लोग उसको गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों कर सकें कि आप नर्सिंग क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप इसमें क्या कर सकते, आप 100% रहोगे, जॉब भी 100% है और हमारा प्रॉपर प्लेसमेंट भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। हम सबसे फर्स्ट तो हमारे कॉलेज में ही लैब में पूरी लैब फैसिलिटी है, उसी में हम लोग पहले स्टूडेंट को डेमोस्ट्रेशन दिखा के उनको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आफ्टर क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और हम पीएससी मिसरोद और सीएससी कोलार हुआ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके स्टूडेंट हमारे वहाँ पे पोस्टिंग होती है और वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। अभी फिलहाल में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी स्टूडेंट के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था जिसमें अप्रेसिएशन लेटर भी मिलता है हम लोगों को। इसमें हम स्टूडेंट को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में कहीं भी क्लिनिकल में प्रैक्टिकली जब अदर फील्ड में जाए, अदर फील्ड हॉस्पिटल में कहीं और करे तो वो अच्छा एक ट्रेंड पर्सन बन सके। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाभा यूनिवर्सिटी में छात्र एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम में कई सारे कॉलेज, कई सारी यूनिवर्सिटी तरह तरह के छात्रों को प्रलोभन देते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट नहीं मिल पाता। भाभा यूनिवर्सिटी अन्य कॉलेज और विश्वविद्यालय से किस तरीके से अलग है? जी, अलग इस तरह से है क्योंकि हम लोग सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और पहली बात यह है कि जो भाभा विश्वविद्यालय में नर्सिंग चल रहा है हमारा कोर्स, वो आईएनसी और एमपीएनआरसी से मान्यता प्राप्त है, जिसमें अभी एडमिशन एट अ प्रेजेंट गवर्नमेंट के थ्रू जीएनएसटी पीएनएसटी एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, जिसके थ्रू फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड राउंड का शेड्यूल आने वाला है जिसमें हम स्टूडेंट को पूरा गाइडेंस करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटी बताते हैं जिससे वो सही हो और हमारे यहाँ एडमिशन ले सकें।
जिस तरीके से आप बता रहे थे कि भाभा यूनिवर्सिटी में छात्र एडमिशन लेते हैं तो उनको प्लेसमेंट भी 100% मिल जाता है, लेकिन छात्रों तक ये बात पहुंचे कैसे, छात्रों को ये बात पता कैसे चले कि भाभा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ संपर्क करना चाहिए, वो भी दर्शकों को बताएं। भाभा यूनिवर्सिटी में यदि कांटेक्ट करना है तो आप आज के समय में तो इजी हो गया है। गूगल पे आप भाभा यूनिवर्सिटी डालोगे तो सबसे फर्स्ट में वही आता है, आपका नाम दिखता है जिसमें डायरेक्शन और एड्रेस मिल जाता है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लेसमेंट की बात, जो हमारे स्टूडेंट है आज वो जॉब पे है, हॉस्पिटल में पोस्टेड है, तो वो अदर को मैसेज ट्रांसफर होता है, स्टूडेंट को ही होता है। इस तरह से उनको पता चलता है कि हमारा भाभा का स्टूडेंट भी नई दिल्ली में हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, गुजरात में। इस तरह से थोड़ा सा इंकरेज किया जाता है। और बाकी हमारे जो फील्ड में काम होते हैं, वर्क होते हैं, उसके द्वारा लोगों को पता चल जाता है कि भाभा विश्वविद्यालय में भी नर्सिंग की जाती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों के जो छात्र हैं, बाहर से आए हुए छात्र हैं, वो भाभा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरीके से गाइड किया जाए और उन्हें रहने की व्यवस्था या अन्य सुविधाएं वो क्या भाभा यूनिवर्सिटी प्रदान कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, मेस भी है, वहाँ पे आराम से स्टूडेंट रह भी सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कवर्ड कैंपस है, सुविधा है, गार्ड है। और दूसरी बात, नर्सिंग में यदि आपको एडमिशन लेना है, कुछ जेनेसी एग्जाम कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, तो वो आपको देना कंपलसरी है, उसी के थ्रू एडमिशन किए जा रहे हैं। भाभा यूनिवर्सिटी की ब्रांच भोपाल के अलावा अन्य शहरों में भी है क्या? जिस तरीके से मान के चलिएगा कोई राजस्थान का छात्र है या उत्तर प्रदेश का छात्र है और वो वहाँ पढ़ाई करना चाह रहा है, वो मध्य प्रदेश नहीं आना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध है यूनिवर्सिटी की तरफ? जी, यूनिवर्सिटी तो हमारी भाभा एक पर्टिकुलर भोपाल में ही है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि ये खुद एक आरकेडीएफ ग्रुप में ही जुड़ा हुआ पार्ट है, जिसकी आरकेडीएफ ब्रांच की कई सारी ब्रांचेस अदर सिटियों में। जी, नर्सिंग करने के क्या फायदे होते हैं? ये हो रहा था तो उसके फायदे होते हैं, जब छात्र जाते हैं तो उससे पहले जानते हैं कि स्कोर करने के क्या क्या फायदे हैं, तो इसी तरीके से नर्सिंग में देखा जाए तो नर्सिंग के अपने क्या फायदे हैं? अगर छात्र इसकी पढ़ाई करते हैं तो उन्हें क्या क्या अपने यहाँ हासिल हो सकती है? नर्सिंग की पढ़ाई करने से आपको एक बेनिफिट, सबसे पहला प्रायोरिटी तो मैं आपको ये बता दूं, यदि अगर हमारे घर में कोई डॉक्टर होता है, किसी को जानकारी होती है, तो हम काफ़ी, हमारी फैमिली खुश रहती है। यदि हमको इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले हमारे घर का व्यक्ति ही हमको ट्रीटमेंट दे सकता है या सही गाइडेंस कर सकता है, जिससे हम वो चीज़ रोक सकें। और इसमें दूसरा ये, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल जब आ जाता है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक यदि आईवी इंजेक्शन आपको लगाना है तो आप डायरेक्टली किसी पर्सन पे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है। लेकिन आप वही चीज़ यदि अगर नर्सिंग कोर्स करते हैं तो वही चीज़ हम लोग लैब में सिखाते हैं कि आईवी इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या पोजीशन होती है, कैसे लगाया जाता है, हर चीज़ उसको गाइड किया जाता है। फिर उसके बाद उसको रियल किसी पर्सन पे हॉस्पिटल जब वो ट्रेनिंग कर रहा है तब उस समय उसको दिया जाता है, इसी आईवी लगाना भी सीख सके। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉलेज में हम डेवलप कर देते हैं, जो कॉन्फिडेंस को हर अदर पर्सन में दिखता है तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो अपने आप वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। और दूसरा उसको, और जब हमारी जो मेडिकल फील्ड का एक पार्ट होता है नर्सिंग, जिसमें हमको कई सारी बीमारियों के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे हम अवगत हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग घर पे भी, यदि किसी को छोटा मोटा कुछ तकलीफ होती है या चोट लग जाती है, बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो कई सारी चीज़ें जिसका हम उपचार भी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करा के उसका पूरा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। किरण जी, अक्सर छात्र सोचते हैं कि अगर हम नर्सिंग करेंगे तो नर्स तक ही सीमित रह जाएंगे, कहीं कंपाउंडर के सीमित ना रह जाए, कि उन छात्रों को क्या संदेश है? क्या नर्स से बढ़कर भी इसमें संभावना है, केवल कंपाउंडर और नर्स नहीं रह सकते, आगे भी बढ़ सकते हैं? जी, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कंपाउंडर बन गए हम छोटी पोस्ट पे, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नर्सिंग यदि हम करते हैं तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा नर्स, हमको भी किसी की ड्रेसिंग करना है, किसी का पैर मोच खा जाए तो हम भी ड्रेसिंग करते हैं, कंपाउंडर भी ड्रेस करता है, बट स्किल टेक्निक अलग अलग होती है। यदि अगर आप चाह रहे हो कि आप उसी फील्ड में रह के आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लें और उसके आगे अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट एकेडमी को आगे बढ़ाएं। आपने जिस तरीके से बताया कि इंजेक्शन लगाने के बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, किस तरीके से इंजेक्शन लगाना चाहिए, किस तरीके से आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन क्या इसके साथ साथ दवाइयों के बारे में नर्सिंग छात्रों को दी जाती है कि किस बीमारी की दवाई दे सकते हैं? जी, जानकारी तो हमारे पार्ट में ही होता है, फार्माकोलॉजी हम लोग भी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हमको पता होता है ऐसा पैरासीटामोल है तो कि फीवर के लिए दी जाती है। वैसे भी नर्स के राइट होते हैं कि अगर किसी को फीवर आ रहा है तो हम पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं, पर अदर मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि हमको राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब हम लोग वो मेडिसिन दे सकते हैं, पर हमको ये कई सारी चीज़ें हैं कि हमको पता है कि कितने टाइम दवाई देना है, कितना नहीं देना है, कौन सी केयर करना है, जिससे मरीज बहुत जल्दी रिकवर होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हॉस्पिटल में देखा है कई बार, हम भी देखते हैं कि ड्रिप लगाना है, कई सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो नर्सिंग का ही पार्ट है या फिर उसके लिए अलग से कोई और कोर्स छात्रों को करना होता है? नहीं, ये सब नर्सिंग का ही पार्ट है, चाहे ड्रिप लगाना हो, कैनल लगाना, आईवी लगाना हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के नीचे सेकंड इसमें नर्स ही आती है, जो उसके 24 आवर्स नर्स ही सेवा करती है एक पेशेंट की, जो हर चीज़ उसको केयर करती है,
बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे बेड मेकिंग करना और हैंड वॉश और माउथ वॉश करना। यदि अगर पेशेंट की पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या होता है कि एक बेड सोर यदि अगर आप किसी को हो जाता है मरीज को और वो पेशेंट हिल नहीं पा रहा है, तो उसको पोजीशन दिलाना, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो वो बेड सोर बढ़ जाता है। तो ये सारी केयर और वहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग, हर चीज़ होना जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करके, तो वो सारा काम नर्स करती है। और हर चीज़, यदि पेशेंट को ब्लड भी चढ़ना है तो उसका पूरा प्रॉपर देखना है कि ब्लड में एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई, कोई और किसी गलत ब्लड तो नहीं लगा। कई सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स को, जो उसको प्रॉपर देखना होता है, उसके मॉनिटरिंग करनी होती है, हार्ट रेट कितनी है, यदि कम ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। वेंटिलेटर केयर करना, आईसीयू में पेशेंट ड्यूटी लगना, ऑपरेशन भी यदि अगर डॉक्टर करता है तो उसका असिस्ट करने के लिए नर्स होती है। हर जगह नर्स का एक अहम रोल होता है, जो पेशेंट के पास ज़्यादा क्लोजिंग केयर करती है। जिस तरीके से आपने ऑपरेशन की बात कही, तो ऑपरेशन में एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, क्या उस दौरान भी नर्सिंग जो छात्र होते हैं, जो कंपाउंडर होता है या फिर जो नर्सेस रहती हैं, उनकी वहाँ भूमिका कितनी रहती है, क्या काम उनका रहता है वहाँ पर? जी, वैसे काम तो नर्स की एक वहाँ अहम भूमिका रहती है, क्योंकि डॉक्टर को असिस्ट करना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट देना, वो एक नर्स ही करती है प्रॉपर वे में, जिसमें पेशेंट को पूरा स्ट्राइल करना है, पेशेंट को पूरा प्रिपेयर करना है ऑपरेशन के लिए। तो उसके लिए पहले पेशेंट को स्ट्राइल करना पड़ेगा, तो उसके हेयर रिमूव करना और फिर क्लीनिंग करना, बीटाडीन से पूरा क्लीन करके फिर उसको उस पार्ट को क्लीन करना और पूरा इंस्ट्रक्शन देना बिफोर प्रोसीजर और फिर आफ्टर प्रोसीजर, हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन देना। और आपको ऑपरेशन से पहले कितने घंटे पहले खाली पेट रहना है, कि आपको ऑपरेशन कब होगा, प्रोसीजर को कभी एक्सप्लेन करना भी पड़ सकता है, यदि डॉक्टर प्रॉपर टाइम पे नहीं रहता है तो कभी कभी नर्स भी कर देती है। तो हर चीज़ नर्स के द्वारा उसको गाइड की जाती है। तो नर्स का मेन काम ओटी या ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक असिस्ट करती है डॉक्टर को। जी बिल्कुल। नर्सिंग छात्रों को सफल होने के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए, किस तरीके की उनकी कार्य होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। इसमें नर्सिंग करना है तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना लेवल मेंटेन करना है, आपको हर चीज़ जानना भी जरूरी है। जो स्टडी करते हैं उसका एक अच्छा, यदि अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस होना भी जरूरी है। इसलिए हम भाव विद्यालय में बच्चों को प्रॉपर थ्योरी पोर्शन भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी, जो साथ साथ चलते हैं। इसमें जो चीज़ थ्योरी होती है वही चीज़ उसको प्रोसीजर हम लोग बताते हैं, ताकि उसको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा रहे, उसके मन में कोई डाउट ना रहे और वो सेटिस्फाई रहे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। और वही चीज़ कॉन्फिडेंस दूसरों को में भी आ जाता है, जिसके कारण एक वो अपने आप में इम्प्रूव महसूस करता है कि 12th के बाद में क्या था और आज 4 साल बाद में क्या हूँ, और मेरे को कितना नॉलेज था और आज मैं कितना नॉलेजेबल बंदा हूँ। जिससे उसको खुद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार चलो मैंने बहुत अच्छी जगह से आज पढ़ाई की है, आज मैं जॉब भी करता हूँ, सैलरी भी ले रहा हूँ और मेरा फैमिली भी उससे बहुत खुश है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको मेहनत से प्रैक्टिकली आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हो उस फील्ड में। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए, आप पढ़ाई की बात कर रहे थे, तो नर्सिंग में अगर छात्र एडमिशन लेता है तो कितने घंटे उसे पढ़ाई करनी पड़ती है? क्योंकि छात्रों के सामने ये भी संकट रहता है, अगर हम इसमें एडमिशन लेते हैं कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे इस पढ़ाई को देने पड़ेंगे? इसमें जब एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो उसको डाउट ये रहता है कि कोर्स हिंदी में कि इंग्लिश में, सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहता है। दूसरा ये, यदि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो हिंदी नहीं समझ पाता, हिंदी से पढ़ा तो इंग्लिश नहीं समझ पाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगा, हिंदी जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, जिससे वो इंग्लिश कोचिंग लगा लें, ताकि वो उनका इंग्लिश अच्छा हो जाए। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा हिंदी लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि तो हमारी मातृभाषा है। और हिंदी इसलिए क्योंकि हमारे भारत देश में रहना है, तो हमको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो गांव के लोग होते हैं, उनको सिर्फ हिंदी चाहती है, आप इंग्लिश बात नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उनको ट्रीट भी करना पड़ता है, उनसे बातें भी करनी पड़ती है। कई सारी ऐसी बीमारियाँ जिसको हिंदी में एक्सप्लेन करना है, तो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों कंबाइन आना चाहिए, ताकि जिससे आपको किसी से भी बात करने में प्रॉब्लम ना हो और कुछ चीज़ समझाने में और करवाने में दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। फिलहाल के लिए स्वराज कैरियर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।